चैनल एस ट्यूटर्स। हम अपनी इकोनॉमिक्स की जो अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है वो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके हैं, लिंक से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो आज हम अपनी फैक्टर प्राइसिंग जो थ्योरीज़ हैं, दो थ्योरीज़ हैं, एक मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी और रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, हम आज ये कवर कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम कवर करेंगे मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेक श्योर करें आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जेके एसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो गाइस आपको ये मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होता क्या है गाइस? इसका ये मतलब होता है जब एक एंटरप्रेन्योर एक एक्स्ट्रा एडिशनल एक फैक्टर को लगाता है वर्क पे, वो एक्स्ट्रा फैक्टर उसको कितना रेवेन्यू देता है, वन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर उसको कितना रेवेन्यू देता है, यही हमारी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है। द मार्जिन रेवेन्यू ऑफ अ फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेवेन्यू दैट अ फर्म कैन अर्न बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ फैक्टर। जब एक फर्म एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर एम्प्लॉय करती है, जो उसको एडिशनल रेवेन्यू आता है, उसी को हम मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये आपको मैं एक स्टोरी की तरह बताऊंगा पूरी थ्योरी, इससे आपको ये याद रहेगा गाइस। अब कुछ एजम्पशंस हैं इसके, आपको पहले एजम्पशन पता होना चाहिए कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी के एजम्पशन क्या है। इसने कहा कि फैक्टर होमोजेनियस होने चाहिए इसके, ठीक है, सिमिलर फैक्टर्स होने चाहिए मतलब, और फैक्टर्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकें एक दूसरे में, ठीक है ना, ये इसके एजम्पशंस है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मोबाइल होने चाहिए, मतलब एक मोबाइल मोबिलिटी का ये मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है ना, इसमें एप्लीकेशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का आपको यही मालूम है, हमारा जो मार्जिन प्रोडक्ट होता है पहले इंक्रीज़ हो रहा होता है और उसका एंड में डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाता है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये सब हमने डिमांड एनालिसिस में कवर किया है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें, वो हम लिंक में डाल देंगे। तो गाइस और हमें एक और इसका अजम्पशन याद रखना है, ये जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन इसका एक अजम्पशन है। उसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी लगता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में कवर किया है पूरा अच्छी तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और रेशनल बिहेवियर होना चाहिए। रेशनल बिहेवियर का ये मतलब होता है गाइस, जैसे लॉ ऑफ डिमांड को स्टेट करता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, लेकिन कोई बंदा बोले नहीं जी प्राइस बढ़ते हैं मैं ज़्यादा सामान लूँगा, तो रैशनलिटी होनी चाहिए बिहेवियर में, ठीक है ना। तो ये अब हमारी थ्योरी ये कहती है, इट स्टेट्स दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिन प्रोडक्टिविटी। ये एमसीक्यू के लिए आपको ये लाइन याद रखनी है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो प्राइस होगा ना हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो इक्वल होगा उसके मार्जिन प्रोडक्टिविटी से। मार्जिन प्रोडक्टिविटी को फिलहाल आप ऐसे याद रखो, जो उसकी मेहनत है उतना ही उसको प्राइस मिलेगा, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इनपुट इज़ द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस बाय एन एडिशनल इनपुट ऑफ, मतलब इसका ये मतलब है कि जो एक इनपुट वर्क कर रहा है और हमने एक एडिशनल इनपुट लगा दिया, एक एडिशनल लेबर लगा लिया, वो एडिशनल लेबर जितना वर्क कर रहा है, जो हमें एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट दे रहा है, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। When a firm employs an additional unit of labor, it produces a certain quantity of good। क्या कह रहा है कि जब एक फर्म एम्प्लॉय करती है एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, तो एक ये सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस करती है। द क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय द मार्जिनल लेबर इज कॉल्ड एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जब एक फर्म ने सपोज कर लो पहले उसने 10 लेबर्स लगाए थे, जब 10 से वो 11 लेबर पे गया, वो एक्स्ट्रा एक लेबर ने कितना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MPPL, ठीक है ना। तो जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर MRPL, जिसको आपने यहाँ पे मैंने लिखा है, वो इक्वल होती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू प्राइस, और प्राइस हमारे इसमें कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह से एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है लेबर का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ, तो हमारा निकल जाता है। जैसे से हम अगली स्लाइड पे जाएंगे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो गाइज आप इसको इस तरह से याद रखो कि एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसका ये एम है कि उसने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट का, इसलिए वो इम्प्लॉय करता है वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड लेबर होते हैं, ठीक है ना। तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्लॉय करता है, तो ऑब्वियस है वो हर फैक्टर को उतना ही पे करना चाहेगा जितना वो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना, जितना वो फैक्टर कंट्रीब्यूट करना है। अब जब वो एक एडिशनल फैक्टर लगाता है, वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा, वो उससे उतना ही पैसा देना चाहता है। आप इसको इस तरह से याद रखो, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा। देखो सपोज कर लो अगर उसने 10 लेबर एम्प्लॉयड किए हैं, 10 लेबर हमें दे रही हैं कितना 100 का आउटपुट। जब हम एक एडिशनल लेबर एम्प्लॉय करेंगे +1, देखो एक एडिशनल हमने लेबर एम्प्लॉय कर लिया, तो ये लेबर जब हमने एक एडिशनल लेबर अप्लाई कर लिया, अब हमारे पास 11 लेबर होगी और ये लेबर हमें
109 आउटपुट दे रहे हैं। तो कितना हमारा आउटपुट बढ़ गया, यहाँ पे 9 आउटपुट बढ़ गया जब हमने एक एडिशन लेबर लगाया, ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ में हम जब एक और लेबर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा लेबर हम 11 से 12 पे चले गए, यहाँ पे भी हमने +1 ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास 12 लेबर हो गई और हमारे पास आउटपुट 118 का हो गया, ठीक है ना। तो गाइज हम सपोज करते हैं कि जो प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस 5 है, ठीक है ना। प्राइस 5 है तो हम इसका वैल्यू ऑफ मार्जिन जो VMP हमने लिखा था वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले देखो, ये देखो यहाँ पे प्राइस हमारा 5 है, ठीक है, और जो मार्जिनल आउटपुट है, जब पहले हमारे पास 100 था ना, जब हमने एक एडिशन लेबर लगा लिया था वो 109 हो गया, 9 का इंक्रीज़ हो गया, तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जो कांस्टेंट प्राइस है 5 के साथ, तो 45 हमारा निकल जाएगा। क्या, जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ VMP, वैल्यू ऑफ VMP हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो 45 से ज़्यादा पे करेगा, मोर देन 45, तो उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। जितना काम अगर वो 45 से कम कर रहा है और हम उसको 45 से ज़्यादा पे करेंगे तो लॉस ही है। अगर वो लेस देन 45 पे करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा और वो एक एडिशन लेबर लगा देगा ना वहाँ पे वर्क करने के लिए, ठीक है। एक ऐसा टाइम हो जाएगा जहाँ पे हमारा जो मार्जिनल प्राइस है या मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा हमारे मार्जिनल कॉस्ट के, और वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट लग जाएगा। जो हम लास्ट लेबर एम्प्लॉय करते हैं ना इसमें, उसे हम मार्जिनल यूनिट कहते हैं। जैसे 10 से जब हम 11 गए, हमने एक लेबर और एम्प्लॉय किया, इसको हम मार्जिनल यूनिट कहते हैं। और जो आउटपुट हमारा निकलता है, जैसे 100 से 109 पे गए, 9 आउटपुट हमारा निकला, इसे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आपको इस तरह से याद रखना है गाइज। आपको ये आप इस टेबल से याद समझ आ जाएगा, अच्छे तरीके से समझ कर लो। हमने वेरिएबल फैक्टर्स लगाए, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब 1 थे तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल रहा था 20, इस तरह से 2 में हमें 38 मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है। उसी तरह से 3 में 52, अब 4 में 58 और 5 में भी 58। अब जब 5 में 58 हो गया, हमने पढ़ा ना इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगा है, तो अब क्या है ना, जैसे अब 4 लेबर्स का ही वहाँ पे वर्क था तो वो 58 देते थे, जो 5th लगाएंगे वो उसका तो वेस्टेज हो जाएगी ना। इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमने ये पढ़ा था कि हमने जब एक एडिशनल लेबर लगाया वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है। देखो जब हम 1 से 2 गए, हमारा आउटपुट, जब हम 1 से हम जब 2 गए तो अब हमारा आउटपुट 20 से लेके 38 पर हो गया, 20 से लेके 38 पर चला गया। तो कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इसको आप बोल सकते हो, वो कितना हो गया, 20 हो गया। इस तरह से जब हम 2 से 3 गए, हमने एक और लेबर यहाँ पे ऐड किया, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 38 से 52, डैट इज़ 38 से 52, डैट इज़ 18 हो गया हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये इसी तरह से वर्क करता है। तो वो प्राइस हमारा कांस्टेंट था, जगह हमने 5 सपोज कर लिया था। तो अब हमने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकालनी है। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऐसे निकलती है, जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थी लेबर की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ। जैसे 20 को 5 से आप, जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 20 थी यहाँ पे और प्राइस 5 है, 20 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह से हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। इस थ्योरी में आपको ये याद रखना है। और जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है उसकी कर्व आपको याद रखनी है, इस तरह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। और अब हम आपको ये बताते हैं कि इसमें डेरिवेशन होती है लेबर डिमांड कर्व। इसी थ्योरी में हम लेबर की जो डिमांड कर्व है उसी को भी ड्राइव करते हैं। तो वो ड्राइव किस तरह से हम करते हैं, जो लेबर कर्व है वो ड्राइव होती है ऑन द बेसिस ऑफ MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व। उसके बेस पे हम यहाँ पे लेबर कर्व को ही ड्राइव करते हैं। एक परफेक्ट मैक्सिमाइजिंग, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होगी वो तब तक लेबर को डिमांड करेगी जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वो वेज रेट के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है ना। जितना काम कर रहे हैं उतना ही पैसा नहीं हो जाता, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे जैसे हमारे वेज रेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ हो रही है। देखो जैसे ये जो हमारे ये वेज रेट हैं, W1, W2, W2, ये हमारे वेज रेट हैं, ठीक है ना। देखो जब हमारे वेज रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे W3 पे हमारा लेबर की डिमांड कितनी थी, L1, ठीक है ना। जैसे ही हमारा वेज रेट डिक्रीज़ हो गया ना, W2 पे हम चले गए, तो हमारी लेबर की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होने लगी, ठीक है। लेबर, हमारी क्वांटिटी लेबर्स की बढ़ने लगी। ये देखो L2, जैसे ही W1 पे, वेज 1 पे आगे और वेजेस और डिक्रीज़ हुए तो लेबर की डिमांड और बढ़ गई। बस आपको ये इसमें याद रखना है। क्या, जब वेज रेट्स डिक्रीज़ होते रहते हैं, जो डिमांड फॉर लेबर है वो बढ़ती रहती है। और ये रिलेशनशिप जो वेजेस और एम्प्लॉयमेंट का है, इसी को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर डिमांड भी कहते हैं, जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी सब कुछ कहते हैं, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करती है फैक्टर डिमांड कर्व को। इसी तरह से जो हमारे अब वेज डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में ये कहाँ पर डिटरमाइन होते हैं, आपको ये याद रखना है कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, जो वेज रेट परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में किस तरह से डिटरमाइंड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। कितनी डिमांड है लेबर की और कितनी सप्लाई है लेबर की। जैसे ये परफेक्ट कंपटीशन हमने बनाया हुआ है, ये हमारी डिमांड कर्व है लेबर की
और ये हमारी सप्लाई कर्व है लेबर की, ठीक है ना। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है हमारी लेबर की, और जहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहीं पे हमारे जो प्राइस हैं, जो इनके वेज रेट हैं वो डिटरमाइन होंगे इस पॉइंट ई पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर जो होगा यहाँ पे एक्सेस लेबर की हो जाएगी सप्लाई, और यहाँ पे नीचे एक्सेस लेबर की डिमांड हो जाएगी, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसी की तरह अब हमारी जो दूसरी थ्योरी है रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, आपको सबसे पहले ये याद करना है, ये डेवलप की थी हमारी रिकार्डो ने, और कब की थी 1870 में। रिकार्डो ने डिफाइन किया था रेंट को एज दैट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। बेसिकली रिकार्डो का हमारा ये थ्योरी, इसका थ्योरी की थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब एक कॉर्न एक होता है जो फसल, एक तरह की फसल होती है जो उगाई जाती है, कॉर्न्स। तो क्या हो रहा था वहाँ पे, जो हमारे कॉर्न के वो प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, और लैंड जो ज़मीन है उसके प्राइस भी काफ़ी बढ़ रहे थे। तो आई गेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, नेपोलिक वार, ऐसे कोई वार चल रही थी। तो क्या हुआ, अभी हमारे रिकार्डो और ये ढूंढने चले गए कि ये लैंड की वजह से कॉर्न का प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कॉर्न की वजह से लैंड का प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यही ढूंढने के चक्कर में इन्होंने ये पूरी थ्योरी दे दी, ठीक है। अब इसके एजम्पशंस क्या होते हैं आपको ये देख लेना है पहले, कि इस थ्योरी में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स वर्क करता है, ठीक है ना। आपको आगे देखोगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स यहाँ पे कैसे काम करता है। और जो हमारा रेंट है, ये रेंट कैसे अराइज होता है। रेंट ऑफ लैंड अराइजेज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी और प्लॉट ऑफ लोकेशन, मतलब जो लैंड पे रेंट है वो इस तरह से अराइज, जो मतलब जैसे हमारे पास 3 लैंड है, 3 लैंड की अलग अलग फर्टिलिटी है, जो ज़्यादा सुपीरियर होगा उस पर ज़्यादा रेंट होगा, जो उससे कम होगा उस पर ज़्यादा रेंट होगा। तो फर्टिलिटी ऑफ प्लॉट पे ही हमारा जो रेंट है उस तरह से राइज होता है। और हमारे जो रिकार्डो साहब थे ये कहते थे कि लैंड जो है गिफ्ट है नेचर का, इसलिए कोई भी सप्लाई प्राइस नहीं होना चाहिए और कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लैंड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में ये हमें बताते थे कि रेंट के रीज़न क्या होते हैं। एक होती है स्कैर्सिटी, मतलब कमी है लैंड की, तो उस वजह से उसका एक हमें रेंट देना पड़ जाता है। और फर्टिलिटी, ये 2 कारण हैं कि लैंड पे रेंट होता है, ठीक है। और ऑनली डिमांड डिटरमाइन द, मैं आपको अभी फिलहाल वो पॉइंट करा रहा हूँ जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी आपको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। ऑनली डिमांड डिटरमाइन द प्राइस ऑफ लैंड, सिर्फ जो डिमांड होगी प्राइस लैंड की वही डिटरमाइन कर सकती है जो प्राइस है लैंड का। जैसे ये देखो, ये हमारी सप्लाई कर्व है लैंड की, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो दिख रही होगी आपको। अब और ये हमारी जो है डिमांड कर्व्स हैं, ये डिमांड कर्व्स हैं हमारी। और यहाँ पे कहा गया है सिर्फ जो डिमांड है वही डिटरमाइन करती है प्राइस को। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ पे एक प्राइस डिटरमाइन हो गया, यहाँ पे दूसरा प्राइस डिटरमाइन हो गया, और यहाँ पे तीसरा प्राइस डिटरमाइन हो गया। इसका ये मतलब है कि जो सिर्फ जो हमारी डिमांड है वही डिटरमाइन करती है जो लैंड के प्राइस से। अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, आपको ये याद रखना है। और आपको एक एमसीक्यू के लिए एक बात और याद रखनी है, जितने भी प्राइसेस होते हैं ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं। इसमें इनइलास्टिक, इलास्टिक, ये सारी एग्जाम मैं आपको डिमांड एनालिसिस में करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही थी रिकार्डो ने कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं होती हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट एक हिसाब की अपॉर्चुनिटी कास्ट ही होती है। रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड। आपको ये याद रखना है ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड पे। इफ़ सप्लाई ऑफ अ लैंड इन अ कंट्री एक्सीड्स द टोटल डिमांड फॉर लैंड, नो रेंट विल बी पेड। देखो जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड साहब यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक कंट्री में लैंड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जितनी उसकी डिमांड है उससे ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाएगी, तो कोई भी रेंट पे नहीं किया जाएगा। लाइक नथिंग इज़ पेड फॉर द यूज़ ऑफ एयर। जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस लेने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, वैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अभी हमारे लिए जैसे अभी आपको ये एग्जाम्पल, ये तो आपको सबको पता ही है कि इतना हो ही नहीं सकता, सप्लाई इतनी इंक्रीज, जितनी हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा कभी सप्लाई हो नहीं सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। तो वो ये कहते थे कि रेंट चार्जेबल इसीलिए है क्योंकि जो लैंड है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है लैंड क्वांटिटी में। और देखो लैंड इज़ नॉट अनलिमिटेड इन क्वांटिटी एंड यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। और सारे लैंड की जो क्वालिटी है वो भी एक जैसी नहीं है, कोई सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है। और उसी तरह से हमारा जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी लैंड की कम है। इसी वजह से जो हम इन्फीरियर लैंड्स हैं उनको भी कल्टीवेशन करते हैं, उनकी भी कल्टीवेशन करते हैं। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब इंक्रीज़ होता है, फूड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो लैंड को हम एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली यूज़ करते हैं क्योंकि रेंट राइज हो जाता है। अब ये एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो
एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का ये मतलब होता है कि जब हम एक्सटेंड करते हैं कल्टीवेशन को इन्फीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड, इन्फीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड मतलब जो इन्फीरियर लैंड होते हैं, ठीक है ना, विथ सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर अप्लाई टू ऑल ग्रेड्स ऑफ लैंड, मतलब जितना हमने जो सुपीरियर लैंड है उस पर हमने कल्टीवेशन की, वहाँ पे हमने लेबर लगाया, वहाँ पे हमने जितना पैसा खर्च किया, जितना भी हमने वहाँ पे वर्क किया, उतना ही वर्क हम इन्फीरियर ग्रेड पे भी करेंगे। जब मैं उसकी एग्जांपल दूंगा आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आगे ये कहते हैं व्हेन कल्टीवेशन ऑफ लैंड, व्हेन कल्टीवेशन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर लैंड्स द सुपीरियर लैंड बेयर्स आर रेंट, मतलब जब कल्टीवेशन को हम शिफ्ट करते हैं, एक 3 लैंड यहाँ पे मान लो ए बी सी, ए को आप सुपीरियर मान लो, बी को उससे इन्फीरियर मान लो और सी को उससे इन्फीरियर मान लो। जो हमारे रिकॉर्डो हैं वो ये कहते हैं जब हम शिफ्ट करते हैं कल्टीवेशन ए से बी पे, जब हम ए से बी पे चले जाएंगे, जो ए वाला लैंड होगा वो रेंट बेयर करेगा, ठीक है ना। ये बात हमारे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सपोज देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ लैंड, 3 ग्रेड्स ऑफ लैंड है ए बी सी, ठीक है, और ये सूटेबल है वीट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है ना। बट लैंड ए इज़ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, और जो लैंड ए है हमारा वो बेस्ट क्वालिटी का और लैंड सी हमारा वर्स्ट क्वालिटी का। इफ़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज यूज टू कल्टिवेट एन इक्वल एरिया ऑफ ईच ग्रेड ऑफ लैंड, बोल रहे हैं अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल लगाएंगे तीनों ही लैंड्स पे, तो रिस्पेक्टिव यील्ड्स हमें लैंड ए से 100 क्वांटल्स वीट मिलेगी, लैंड बी से 80 क्वांटल्स और लैंड सी से 70 क्वांटल्स, ठीक है। अगर एक कंट्री में जो सप्लाई ऑफ ए ग्रेड लैंड इज ग्रेटर देन what must be cultivated to meet the food requirements of entire population, no rent is payable on the land of, मतलब इसमें ये कहते हैं एक कंट्री में अगर जितना हमने कल्टीवेशन किया है लैंड ए में वीट कल्टीवेशन उतनी ही डिमांड है या उससे कम डिमांड है वीट की, तो कोई भी रेंट पे नहीं होगा, ठीक है, जो पहले वो कह रहे हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, जो डिमांड है फूड की वो भी इंक्रीज़ होगी, इसीलिए जो लैंड की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी, कॉमन लॉजिक। अगर कल्टीवेशन फिर हम एक्सटेंड करेंगे बियॉन्ड ग्रेड ए लैंड, हमें लैंड बी पे जाना पड़ेगा कल्टीवेशन के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, लैंड ए पे रेंट आ जाएगा। बट कंपेयर टू यील्ड फ्रॉम लैंड ए, जैसे ए लैंड से हमें 100 क्वांटल मिल रहा था, लैंड बी से हमें 80 क्वांटल वीट का मिल रहा है, जब हम सेम कैपिटल लेबर भी लगा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल को देखोगे, जैसे ए लैंड है उसमें 100 क्वांटल आ रहा था, ठीक है ना, बी लैंड में हमारा 70 क्वांटल आ रहा था, तो ये 30 क्वांटल्स ऑफ वीट है ये हमारा रेंट आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो लैंड बी है उसमें हमें 80 क्वांटल वीट मिल रहा था, ठीक है ना, तो 80 को 70 से माइनस कर दोगे 10 क्वांटल्स ऑफ वीट, ये हमारा रेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से लैंड सी है उसमें 70 - 70 0 क्वांटल ऑफ वीट आ गया। ये आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको और अच्छी तरीके से समझाएगा। मैं आपको इसलिए थ्योरी के डीप में जा रहा था कि आपको कुछ भी इसमें से छूटे ना, ठीक है ना। अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन का ये मतलब है कि रिकॉर्डो ने ऑब्जर्व किया कि ये पाया जाता है कि बिफोर लैंड बी इज़ बॉट अंडर कल्टीवेशन एडिशनल कैपिटल इज़ एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ए। जब हम लैंड बी को कल्टीवेशन में लाते हैं उससे पहले हम ए लैंड में ज़्यादा लेबर और कैपिटल लगा देते हैं कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि जो ए लैंड है वो ज़्यादा तरीके का हमें वो देता है, ज़्यादा उससे हमें सुपीरियर लैंड है तो ज़्यादा हमें उससे वहाँ पे वो मिलेगा, ठीक। तो गाइज़ आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सपोज़ कर लो हमारे पास 4 प्लॉट हैं ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रोडक्शन हमारी होती है लैंड ए में होती है, प्लॉट ए में हमारी प्रोडक्शन होती है 200 रुपीज़ की, प्लॉट बी में हमारी प्रोडक्शन होती है 150 की, प्लॉट सी में हमारी प्रोडक्शन होती है 100 रुपीज़ की और प्लॉट डी में हमारी होती है 50 की। अब जब हमने कुछ प्रोड्यूस किया तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कॉस्ट भी लगी होगी, कुछ पैसा भी लगा होगा। जब हमने 200 प्रोड्यूस किया तो हमारे पास 100 की कॉस्ट लगी, जब हमने 150 प्रोड्यूस किया तो यहाँ भी 100 की कॉस्ट लगी। अब 100 की मान लो हर किसी में कॉस्ट, अब इसका रेंट क्या होगा। जब हमने 200 प्रोड्यूस किया तो उस पर 100 की कॉस्ट लगी है ना, तो 100 रुपीज़ बच जाएगा, वो हमारा रेंट होगा। जब हमने 150 प्रोड्यूस किया 100 उस पर कॉस्ट लगी तो जो 50 बच जाएगा वो हमारा रेंट होगा। इस तरह से सी लैंड पे जब हमने 100 ही प्रोड्यूस किया 100 ही कॉस्ट लगी तो हमारा 0 होगा, तो ये 0 मतलब यहाँ पे नो रेंट। उसी तरह से डी में जब हमने प्रोडक्शन वैल्यू 50 की थी तो 100 कॉस्ट थी तो -50 पे चला गया, ठीक है ना, रेंट यहाँ पे ज़्यादा लग गया क्योंकि जितना हमने पैसा लगाया था उससे कम प्रोडक्शन हुई। तो ये जो पहले 250 है इसे हम इंट्रा मार्जिनल कहते हैं और लास्ट पे जो है इसे हम मार्जिनल कहते हैं। फिलहाल आपको इतना ही रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट में याद करना है और कुछ कंसेप्ट जैसे ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होती है। ट्रांसफ़र अर्निंग को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कहते हैं या रिजर्वेशन प्राइस कर सकते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये वो अमाउंट होती है जो एक फैक्टर एक्सेप्ट करता है जब वो सेकंड बेस्ट यूज से एक्सेप्ट कर रहा होता है। सपोज कर लो एक डॉक्टर अर्न कर रहा है 50,000 पर मंथ, ठीक है ना, अपने प्राइवेट प्रैक्टिस से। उसके पास अल्टरनेटिव ये है कि वो हॉस्पिटल में जाए और उसको हॉस्पिटल में एज ए एम्प्लॉय वर्क करे और उसको वहाँ पे 2500 उसे वहाँ पे 25,000 मिलेगा, ठीक है, या 20,000 मिलेगा,
ठीक है, 20,000 उसको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो अब वही 20,000 वाला छोड़ रहा है ना और 50,000 वाला काम कर रहा है, तो इसकी ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होगी, 50,000 का आप 20,000 से माइनस कर लो तो 30,000 उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग होगी। इस तरह से आप इकोनॉमिक रेंट देख लो। इकोनॉमिक रेंट का मतलब होता है जो एक्सेस ऑफ एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फैक्टर अवर इट्स ट्रांसफ़र अर्निंग, मतलब इसको ये आप मान लो जो एक्चुअल अर्निंग है उसको माइनस कर लो आप ट्रांसफ़र अर्निंग से। तो एक्चुअल अर्निंग किसकी थी, कितनी थी, डॉक्टर की 50,000 थी ना, और ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी थी 30,000, तो इसको अब 20,000 हमारी यहाँ पे आ जाएगी इकोनॉमिक रेंट। बस इसका आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा लेक्चर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम बेल का आइकन दबा लें, क्योंकि हमारे पास आपको आगे काफ़ी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।